नमस्कार, आप लोगों का फाइनल एग्जाम पर स्वागत है। और यहाँ पर हम बात करेंगे भाई यूपी कैडेट काउंसलिंग के बारे में 1 बाय 1 सभी चीज़ों को स्टेप पर जो है सभी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। तो भाई गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो भाई क्लास को यहाँ पे स्टार्ट किया उस जो जैसे कि मतलब प्रश्न है कि रिजल्ट के कितने दिन बाद शुरू होगी काउंसलिंग। तो भाई देखिए यहाँ पे जो है कुछ अभी कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन जो है एक उम्मीद रहती है कि भाई 4 से 5 दिन में जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। ऑनलाइन जो है फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म की जो यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है वो कितने दिन में, 4 से 5 दिन में हो जाएगी आपकी। अगर बहुत लेट होता है तो भाई 1 वीक के अंतर्गत हो जाता है, ठीक है। और इस बार जो है थोड़ा सा और लेट हो सकता है, क्योंकि भाई यहाँ पे बीएचयू का भी पेपर भी है, तो हो सकता है लेट हो सके, ठीक है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि अपने टाइम पर ही होगा, लेकिन अभी तक तो रिजल्ट टाइम पर आया नहीं, तो भाई यहाँ पे ये भी लेट हो सकता है, ठीक है। हफ्ते से ऊपर भी जा सकता है, यानी 10 दिन भी हो सकता है। लेकिन जो अभी तक का मतलब हमेशा क्या होता था भाई 4 से 5 दिन में जो है ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने शुरू हो जाते थे। अब देखिए यहाँ पे डीडी क्या है, कैसे बनवाए। भाई डीडी की सबसे बड़ी बात आ रही है, भाई डीडी कैसे बनवाया जाता है, क्या है, कैसे सीट अलॉटमेंट होगी, फर्स्ट काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, कैसे होगी सेकेंड और थर्ड राउंड ऑनलाइन, यहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग हुई, ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए कहाँ जाना होगा, फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा तो भाई तब क्या करना पड़ेगा, यानी जो है ना मिलने पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपग्रेडेशन क्या होता है, सारी चीज़ों को जो है यहाँ पर हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो भाई रिजल्ट आने के बाद जो है वही आपको 4 से 5 दिन में हमेशा शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार जो है लेट है, तो हो सकता है भाई 7 से 10 दिन भी लग सकते हैं, है ना। क्योंकि भाई इस बार जो है सारी चीज़ें लेट है, तो भाई ये भी हो सकता है कि लेट ही रहे, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखेंगे आगे जो है डीडी क्या है और कैसे बनवाया। भाई पहले डीडी को देख लेते हैं होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 2 फॉर्म दिख रहे हैं। ये देखिए, ये आपको फॉर्म दिया जाएगा जब आप बैंक में जाएंगे। आप जब बैंक यहाँ पे जाके बैंक में बोलेंगे कि भाई हमें डीडी बनवाना है, आप ऐसे नहीं अपने मन में बोलिएगा, वहाँ पे जाके कहना पड़ेगा किसी जो है बैंक के आदमी से, तब जो है आपको ये फॉर्म दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको फॉर्म मिलेगा जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब जिसे देखिए मैक्सिमम चीज़ें होती है कि मतलब जो है मैक्सिमम टाइम जो आपसे मांगता है एसबीआई का ही डीडी वो मांगता है, ठीक है। इसका भी ध्यान रखना। अभी सारी चीज़ मतलब जैसे कि जब ऑनलाइन काउंसलिंग होती है उस समय जो सारी चीज़ें आपको बता दीजिएगा भाई कौन सी जो है किस बैंक आपको बनवाना है। एसबीआई का मैक्सिमम टाइम मांगता है। देखिए अब डीडी मतलब क्या है भाई, डीडी डिमांड ड्राफ्ट। भाई इसका मतलब क्या होता है कि मतलब जो है सबसे जो है पुराना तरीका है पैसा लेने का। इसमें जो है कोई भी फ्रॉड नहीं होता है। डीडी में जो है आपका पैसा भी मतलब जैसे कि पहले क्या होता है ऑनलाइन काउंसलिंग कर रहे हैं और उसमें जो पैसा आपका कट गया, लेकिन आपका पेमेंट नहीं हुआ, काफ़ी सारी समस्याएं होती थी। लेकिन डीडी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब आप ये फॉर्म भरेंगे उसके बाद जो है आपको भाई इस प्रकार का जो है एक रिसिप्ट प्राप्त होगा। इस प्रकार का आपको एक रिसिप्ट प्राप्त होगा। देखिए डिमांड ड्राफ्ट आपका ये नहीं है भाई, ये है डिमांड ड्राफ्ट। भाई डीडी आपका ये देखिए डीडी ये आपका है। तो यहाँ पे जो है जितने रुपए का आपको बनवाना है, किसके नाम पर, जिसे देखिए किसके नाम पर मतलब बनेगा, यहाँ पर वो रहेगा। तो सारी चीज़ जो ये जो है बैंक में यहाँ पे जो है बैंक के द्वारा ये सब भर के दिया जाएगा। भाई कितने रुपए का बनेगा सब कुछ यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक डीडी नंबर दिया रहेगा, यहाँ पे नीचे एक जो है डीडी नंबर दिया रहता है। तो सारी चीज़ें जो है वहाँ पे रहेंगी, आपको परेशान नहीं होना। बैंक में जाना है और वहाँ पे कहना है कि हमें डीडी बनवाना है, तो वो आराम से बना के आपको दे देगा, ठीक है। नियरेस्ट जो बैंक रहेगा उसी के अनुसार बन जाएगा मैक्सिमम टाइम। लेकिन एसबीआई का मांगता है तो आपको परेशान नहीं होना है। फिर भी सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी भाई कौन से बैंक का लेना है, क्या करना है, सब कुछ वहाँ पे पता चल जाएगा आपको। लेकिन परेशान आपको नहीं होना है। कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, आपको भाई बैंक में बनेगा और वहाँ पे आप जाके एक बार केवल बोलेंगे भाई हमें जो है 5000 का डीडी बनवाना है, तो भाई 5000 का डीडी बनवाना पड़ेगा। सारी चीज़ें आपको अभी आगे पता चलेंगी, ठीक है। अब देखिए आगे बात करें भाई स्टार्टिंग कहाँ से होगी, किस चीज़ की स्टार्टिंग होगी, कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा। तो देखिए 1 बाय 1 सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो भाई सीट अलॉटमेंट कैसे होगी, देखिए सीट अलॉटमेंट के लिए अभी देखिए सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो यहाँ पे भाई स्टार्टिंग कहाँ से होगी, तो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए भाई क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए हैं भाई, डॉक्यूमेंट्स के आप यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं। भाई डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास कौन कौन से होने चाहिए। तो भाई यहाँ पे देखिए आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जन्म तिथि यहाँ पर आपके पास तो मस्ट होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपकी ईमेल आईडी या पासवर्ड आप कुछ भी भूल चुके तो सब यहाँ पे रिमेंबर कर लीजिए, यही आपके पास समय है। अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं अंकन स्कैन कापी पीडीएफ फॉर्मेट अधिकतम साइज 1। देखिए मतलब ये जो है कैफ़े वाले रखते हैं, मतलब जो है उनके पास आप जाएंगे तो जो है आपका ईमेल आईडी पे जो है आप एक मतलब वहाँ पे पीडीएफ बना के वो रख देते हैं, ताकि जो है आपको समस्या हो कोई तो तुरंत आप जो है वहाँ से उसको उठा के आप उसको भेज सके, जो है मतलब यूनिवर्सिटी के पास आप उसको भेज सकें। यदि अभ्यर्थी ने आवेदन आरक्षण, देखिए यहाँ पे शैक्षिक प्रमाण पत्र का मतलब क्या भाई, 10th और जो 12th है उसकी मार्कशीट आपको बनवा के रखना है। अगर आप यूजी के हैं तो
अगर आप पीजी के तो भाई आपको जो है ग्रेजुएशन का भी बनवा के रखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है उसके आगे अगर आप पीएचडी के हैं तो आपको भाई जो है यहाँ पे जो एमएससी है यानी जो पीजी रहेगा उसका आपको बनवा के रखना पड़ेगा। एमबीए वाले भाई आप हैं तो अभी आपको पिछली क्लास का जो है आपको बना के रखना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वीवीएससी वाले हैं तो भी आपको पीछे की चीज़ें बना के रखनी पड़ेंगी। यानी आप जो है नेक्स्ट जो क्लास में जा रहे हैं यानी बीएससी में आप जा रहे हैं तो भाई 12th और इंटर का आपको रखना है। आप जो है एमएससी में जा रहे हैं तो भाई आपको जो है यहाँ पर पीछे ईयर का रखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना, सारी चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आगे क्या कहा है, यदि अभ्यर्थी ने जो है आवेदन में जो है जाति, विकलांग, विश्वविद्यालय कर्मचारी मतलब विश्वविद्यालय में कर्मचारी है या खिलाड़ी हैं या सैनिक हैं तो भाई उसका भी जो आपको एक सर्टिफिकेट रहता है उस सर्टिफिकेट का भी आपको जो है एक PDF के रूप में बनवा के 1 MB का जो है आपके पास रखना पड़ेगा, ठीक है। रखने का मतलब ये है कि भाई आपको ईमेल आईडी में सुरक्षित रखो, मतलब आपसे जो है किसी समय अगर मांगा जाए तो आप तुरंत उसको दे सको, नहीं तो समस्या हो जाएगी भाई आप स्कैन कब करके रखोगे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको जो है उसको जो है बनवा के जो है किसी कैफे वाले से कहेंगे भाई 1 MB में जो है हमारा जो है मार्कशीट जो है स्कैन करके PDF के रूप में देखिए स्कैन करके डालना है, नहीं कि मोबाइल से खींच के, मोबाइल से जब खींचेंगे तो आपको जो है 14-15 MB का आ जाएगा। आजकल के जो कैमरे आते हैं 14-15 MB के बना देंगे तो ज़्यादा MB हो जाएगा तो खुलने में समस्या होती है, अपलोडिंग में समस्या, सारी चीज़ें जो है वहाँ पे दिक्कत कर देंगी। इस वजह से जब आप स्कैन करवा के करेंगे तो वो जो है कम MB में बनता है और अच्छी क्वालिटी में बन जाएगा। और इसको जो आप अपनी ईमेल आईडी में जो एक मतलब फोल्डर में बना के जो है वहाँ पे रख लीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर बना के वहाँ पे आप आराम से उसको रख सकते हैं, ठीक है। समस्त प्रमाण पत्र इस तरह स्कैन होने चाहिए जिससे उसे पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। देखिए प्रमाण पत्र भाई अच्छे से स्कैन भी होने चाहिए। अब देखिए जो DD होगा वो भी आपका स्कैन किया जाएगा, सारी चीज़ें आपको भी बताई जाएंगी। अब देखिए आगे क्या भाई, ऑनलाइन आवेदन करने की क्रमवार विधि, मतलब जैसे कि अगर आप ऑनलाइन मतलब खुद से कर रहे हैं भाई क्या क्या आपको करना पड़ेगा ये भी आपको देख लेना है, ठीक है। और मतलब जैसे कि आप जब करवाने वाले हैं तो आपको भी पता रहना चाहिए भाई क्या क्या कब होगा, ये भी आपको पता रहना चाहिए। देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, फीस सबमिशन, आपको जो फीस पे करनी है उसके लिए आपको पहले करना पड़ेगा ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, मतलब आपको जो है चॉइस फिल करना है, मतलब जैसे कौन कौन से कॉलेज लेना है, कौन कौन सी सीट लेनी है, मतलब जैसे कि आपको हॉर्टिकल्चर लेना है, एग्रीकल्चर लेना है, फिशरीज लेना है, जो भी लेना है भाई आपको जो है सभी चीज़ें लॉक करनी पड़ेंगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसी के अनुसार जो आपको सीट अलॉट किया जाएगा। अब ये नहीं देखिए मतलब कि आप हॉर्टिकल्चर ही लॉक करो, एग्रीकल्चर ही लॉक करो, VBSC लॉक करो, नहीं भाई आपको अगर पता है कि मुझे जो है कन्फर्मली एग्रीकल्चर मिल जाएगा तब तो ठीक है कि एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर सीधा कराइए। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई एग्रीकल्चर आपको मिलना मुश्किल थोड़ा है, मतलब कम उम्मीद है, तो आप भाई नीचे तक भर दीजिए ना, कोई दिक्कत का है। अगर ऊपर वाला मिल गया तो नीचे से कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं कि नीचे से उठा के आपको दिया जाएगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ऊपर से शुरू किया जाएगा। अगर आपका जो है मार्क्स अच्छे हैं तो भाई ऊपर से आपको दे दिया जाएगा, अगर आपका थोड़ा कम है तो भाई उससे नीचे वो बढ़ता चला, स्टेप बाय स्टेप वो नीचे जाता रहेगा, ठीक है। अब देखिए सीट अलॉटमेंट एंड सिक्योरिटी फीस, देखिए यहाँ पे सीट अलॉटमेंट के लिए और सिक्योरिटी फीस के लिए जो पैसे जमा करने पड़ेंगे सारी चीज़ें भी आपको आगे बताई जा रही हैं, कितने पैसे जमा करने पर सब चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। रिपोर्ट एंड रिस्पेक्टिवली यूनिवर्सिटी, मतलब वहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी में आपको जो वहाँ पे रसीद जो निकलेगी कट के आएगी, सब चीज़ें आपको वहाँ पर रिपोर्ट करने पड़ेगा, यूनिवर्सिटी में लेकर जाना पड़ेगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे आगे देखिए हिंदी में थोड़ा उसी चीज़ को दिखाया गया है। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिए प्रति राउंड 500 रुपये। प्रति राउंड का मतलब क्या भैया, प्रति राउंड जैसे कि मान लीजिए होती है काउंसलिंग 3 थे, होती काउंसलिंग 3, फर्स्ट काउंसलिंग जो ऑनलाइन होगी, दूसरी काउंसलिंग ऑफलाइन, तीसरी काउंसलिंग ऑफलाइन। तो भाई आपको जो पहली काउंसलिंग है उसके लिए आप जब अप्लाई करेंगे मतलब ऑनलाइन काउंसलिंग की तो आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। जब आप सेकेंड काउंसलिंग यानी जो ऑफलाइन काउंसलिंग उसके लिए जब आप जो है यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट जो आप एक फॉर्मेट लोड करेंगे, मतलब जो है कि पंजीकरण के रूप में जो एक पंजीकरण डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उसके लिए जो आपको फिर से जो ऑफलाइन के लिए भी आप सीट अलॉटमेंट जब लेटर लोड करेंगे तो वहाँ पे आपको फिर से 500 रुपये पे करने पड़ेगा। आप जब थर्ड के लिए करेंगे तो फिर से आपको 500, यानी अगर 3 बार करेंगे तो आपको 1500 रुपये पे करने पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए ऑनलाइन में सहभागी है तो अभ्यर्थी को पंजीकरण एवं डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य है, मतलब डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करना अनिवार्य, चाहे आप ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है, डॉक्यूमेंट तो आपको अपलोड ही करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपको अपलोड मस्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पंजीकरण हेतु जो वेबसाइट है यूपी कैडेट पर जो है यहाँ पर पासवर्ड क्रिएटर फॉर काउंसलिंग के लिए लिंक हो, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको जो है पासवर्ड के रूप में वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। और अगले पेज पर अपना प्रोग्राम रोल नंबर और जन्मतिथि अंकित करें, यानी जनरेट OTP के लिए आपको करना पड़ेगा। तो आपका जो भाई मोबाइल रहेगा, जैसे जो मोबाइल नंबर आप दिए रहेंगे उसको भाई ऑन रखना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसी पर एक OTP जाता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। OTP उस पर आएगा और OTP आप जब बताएंगे तो भाई उसके बाद प्रोसीड हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले पेज पर अपना पासवर्ड अंकित करें, जो आपने पासवर्ड वहाँ पर क्रिएट किया था, मतलब
जब upcredit.org.com पर आप गए थे तो वहाँ पे जो है काउंसलिंग के लिए जो आपने एक पासवर्ड जनरेट किया था, तो वहाँ पे जो है आपको एक पासवर्ड जो बनाए थे, आप उस पासवर्ड को जो है यहाँ पर सेव पासवर्ड कर लेना है। ठीक है, पासवर्ड अंकित करके सेव पासवर्ड पे कर लेना। ठीक है, मतलब पासवर्ड आपने सेव कर दिया। अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पंजीकरण डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के लिए अपने रोल नंबर, देखिए यहाँ पे क्या कह दिया, अपने रोल नंबर, जन्म तिथि, पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को समस्त प्रमाण पत्रों, शैक्षिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट की बात की जा रही है, और सीटी यहाँ पे टीसी की बात की जा रही है, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता यानी जो डिसेबल वाले हैं भाई, फिजिकल वाले रहते हैं, और प्रमाण पत्र यहाँ पे है, और सैनिक प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का स्कैन कॉपी अपलोड करके अपलोड बटन पर क्लिक करना। देखिए आपको भाई ये सब चीज़ें रहनी चाहिए। आपको जो है यहाँ पे स्कैनिंग इसकी होगी, ये नहीं कि भाई अभी नहीं बन के आया है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंप्लीट करा लेनी है काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ही, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, देखिए अब आपको सबसे बड़ी चीज़ जो चॉइस फिलिंग करनी है उसको कैसे करना पड़ेगा भाई। देखिए जिन अभ्यर्थियों को पंजीकरण में डॉक्यूमेंट अपलोडिंग निर्धारित तिथि में हो गई, मतलब जैसे कि स्टूडेंट रहते कुछ लेकिन भाई लेट, अब देखिए इसमें लेट नहीं करना है कि भाई आज नहीं कल भरेंगे। फॉर्म में क्या होता है, अरे आज अच्छा दिन नहीं, आज नहीं कल करेंगे, ऐसा इसमें कुछ नहीं करना है। मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेंसडे कोई दिन हो तुरंत आपको कर देना है। ठीक है, इसमें जितना जल्दी कर लोगे उतना ही बेहतर आपके लिए रहेगा, छूटना नहीं है आपको। ऑनलाइन काउंसलिंग करा लो तो सबसे बेस्ट काउंसलिंग है, क्योंकि आपको घर से सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ऑफलाइन के चक्कर में पड़ोगे तो आपको भागते भागते दौड़ते दौड़ते बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देखिए ऑनलाइन निर्धारित तिथि में हो गई तो ऐसे छात्र स्टेप 2 ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, देखिए यहाँ पे जो है आप क्रिएट पासवर्ड के बाद जो आपको दूसरा स्टेप आएगा ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के लिए क्लिक करें। अगले पेज पर अपना रोल नंबर, विषय, जन्म तिथि और पासवर्ड अंकित करें। यानी विषय का मतलब जो है कि आप जो है कौन सा स्ट्रीम है, एग्रीकल्चर है, क्या है, सारी चीज़ यहाँ पर करना पड़ेगा, तो उसके बाद जो है आपका आगे बढ़ेगा। अगले पृष्ठ पर आवेदन, देखिए पासवर्ड आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पासवर्ड को आपको उसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगले पृष्ठ पर आवेदन का पूरा ब्यौरा खुल जाएगा। उस ब्यौरे को मिलाने के बाद कन्फर्म डिटेल पर क्लिक, मतलब आपका जो वहाँ पर माता पिता का नाम, आपका नाम, रोल नंबर, जो मतलब जैसे कि आपका आधार नंबर रहेगा, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे आप उसको मैच करेंगे, भाई हमारा ही है, सब कुछ सही है, तो उसके बाद जो है आप कंफर्म पर कर देंगे। अगले पेज पर चॉइस फिल करने का फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यानी आपको जो है वहाँ पर कॉलेज और वहाँ पे जो सीट रहेंगी, मतलब जैसे कौन कौन से आपको सीटें मिलेंगी, उस प्रकार से चीज़ें मतलब आ जाएंगी। एग्रीकल्चर है, बीपीएससी है और हॉर्टिकल्चर, मतलब सभी चीज़ें जो वहाँ पे सीटों के रूप में आ जाएंगी। अपनी योग्यता और शैक्षिक अर्हता के अनुसार बढ़ते क्रम, अब जी मतलब कुछ में रहेगा, मतलब सिर्फ उसमें मांगेगा कि भाई आप जो है एग्रीकल्चर स्ट्रीम से रहिए, आप जो है मैथ स्ट्रीम से रहिए, मतलब आप बायो स्ट्रीम से रहिए, मतलब सारी चीज़ें वहाँ पे एलिजिबल रहेंगी। मतलब जो बायो वाले रहेंगे वही बीपीएससी में घुस पाएंगे, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, विश्वविद्यालय और पाठ्यक्रम का चुनाव करें। अभ्यर्थी द्वारा जो भी कम में कॉलेज और विषय का चुनाव किया जाएगा, उसी के अनुसार अभ्यर्थी को सीट का आवंटन किया। देखिए भाई आपको ये नहीं करना है कि भाई मतलब 2 कॉलेज चुन लो, नहीं, मतलब जो आप देखिए अगर आपकी रैंकिंग अच्छी है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कम करो तो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी रैंकिंग थोड़ा कम है तो आपको जो है मैक्सिमम कॉलेज जो है फिल कर देना, ये ध्यान रखना। बट ठीक है, मैक्सिमम कॉलेज मतलब 15, 20, 25 जितना कर पाओ उतना कर लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ताकि किसी न किसी से आपको मिल जाए। आगे देखिए क्या है, आगे भाई क्या है, चॉइस करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर कर देना है। ठीक है, सेव एंड प्रोसीड करेंगे, उसके अगले पेज पर आपके द्वारा चॉइस किए गए कॉलेज और विषय का प्रिंट व्यू आ सकता है। इसकी 2 से अधिक प्रिंट प्रति आप मतलब जैसे कि आप ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आगे क्या भाई, स्टेप 3 अभ्यर्थियों के मेरिट एवं चॉइस फिलिंग के अनुसार आवंटित सीटों का परिणाम निर्धारित तिथि में वेबसाइट पर अपलोड किए। मतलब जैसे उसके कुछ दिन बाद, जब से यहाँ सेकेंड स्टेप तक हो जाएगा उसके बाद थर्ड स्टेप आएगा। थर्ड स्टेप पे जो है क्या होगा कि मतलब एक बार फिर से रिजल्ट के रूप में आएगा, समझिए कि रिजल्ट के रूप में आएगा। आपने जो भरा रहेगा उसको जो है आपको मैसेज आएगा, मोबाइल पे आएगा, ईमेल आईडी पे आएगा, सारी चीज़ें आपको आएंगी। और तिथि आपको पहले बता दी, मतलब इस तिथि को जो है आपके अनुसार जो है जो चॉइस फिलिंग आप जो किए उस दिन जो है सीटों की आवंटन, मतलब जो सीट अलॉटमेंट की बात यहाँ पे की, सीट अलॉटमेंट। ठीक है, सीट अलॉटमेंट जो है आपको कौन सी हुई है, कहाँ किस कॉलेज में मिली है, सारी चीज़ जो है आपको एक वहाँ पे नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगी। अगर देखिए जिन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के दौरान सीट आवंटित हो चुकी है, मतलब जिनको जो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जो है वहाँ पर सीट मिल चुकी है, उन अभ्यर्थियों द्वारा 500 रुपये की सिक्योरिटी फीस, यहाँ पे 5000 की सिक्योरिटी फीस जो है डिमांड ड्राफ्ट, इस बार जो है डिमांड ड्राफ्ट, पहले जो है ऑनलाइन पे करनी पड़ती थी, लेकिन इस बार जो है डीडी के रूप में आपको पे करें। मैंने जो है स्टार्टिंग में ही आपको डीडी को दिखाया है कि भाई डीडी क्या होती है, डिमांड ड्राफ्ट क्या है, उसको कैसे बनाना है, सारी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी। भाई डीडी को जो है आपको बैंक में जाके बनवाना है। ठीक है, एसबीआई का मैक्सिमम टाइम मांगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए सिक्योरिटी फीस जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी अपना आवंटन पत्र, मतलब जैसे कि आप देखिए आप जब सिक्योरिटी फीस जब तक जमा नहीं करेंगे तब तक जो है आपको सीट जो अलॉटमेंट हुई है उसके बाद जो है आपका
सिक्योरिटी जमा होने का मतलब ये रहेगा कि मतलब आपने जो है कंफर्म कर दिया भाई ये सीट आप जो है रिजर्व कर रहे हैं। मतलब नहीं ये होगा जब तक आप सिक्योरिटी फीस नहीं जमा करेंगे तब तक ये होगा कि भाई आपको जो है आपकी सीट जो है अगर आप निर्धारित समय के अंदर नहीं जमा करेंगे पैसा 5,000 रुपये तो वो सीट जो है दूसरे को उठाकर दे दी जाएगी। ये आपको सिस्टम यहाँ पर ये बनाया गया है ताकि मतलब इससे ये होता है कि भाई आप जो है नहीं लेना चाह रहे, इस वजह से आप पैसा पे नहीं कर रहे हैं। 500 रुपये सिक्योरिटी के रूप में वो रखाया जाता है, वो आप बाद में आपके जो है वो दूसरे कामों में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, वो जो कॉलेज की सिक्योरिटी फीस उसके रूप में वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, वो आपके ही मतलब पास रहता है, वो मतलब कॉलेज उसको नहीं लेता है। ठीक है, आगे देखिए अब इसके आगे भाई क्या होगा। अभ्यर्थी अपने सभी मूल दस्तावेज ऑनलाइन काउंसलिंग में आवंटित सीट का प्रमाण पत्र, देखिए आपको जो सीट मिली है उसका जो है आप जब एक डाउनलोड करेंगे, एक पत्र डाउनलोड करेंगे तो उसको भाई 2-3 से फोटोकॉपी बनवा लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग में आवंटित सीट का प्रमाण पत्र एवं सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट की रिसिप्ट के साथ, देखिए जो आपको सिक्योरिटी फीस जमा किए रहेंगे उसका जो है आपको स्कैन करके भेजना पड़ेगा। जो आप डीडी बनवाएंगे उसका जो है आपको एक स्कैन करके आपको भेजना पड़ेगा और उसको जो है ऑफलाइन जब आप मतलब वहाँ कॉलेज में जाएंगे रिपोर्ट जब करेंगे तो वो आपको साथ में रखना, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका खोना नहीं चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रख के जाना है। प्रथम चरण में सीट आवंटित होने के अभ्यर्थी को संबंधित विश्वविद्यालय में प्रक्रिया के जाने, मतलब जैसे कि आपको जिस कॉलेज में जो है सीट अलॉटमेंट हुई है उस कॉलेज में आपको जाके वहाँ पे बाकी सारी प्रक्रिया, मतलब जैसे कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चेक कराना है, एडमिशन फीस पे करना है, सारी चीज़ जो है आपको कॉलेज में जाकर ही करना पड़ेगा, वो जो है ऑनलाइन नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग में पीडीएफ फॉर्मेट में जमा कराया गया प्रमाण पत्रों का, अब देखिए जो आपने पीडीएफ के रूप में जो जमा कराया था उसको जो है आप क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे जो है एक बार जो है ऑनलाइन लेके ऑनलाइन के बाद जो है ऑफलाइन, देखिए इस बार जो है यहाँ पे नरेंद्र देव जो है इस बार नहीं रहेगा। ठीक है, इस बार नरेंद्र देव नहीं रहेगा, इस बार सीएससी रहेगा। ठीक है, पिछली बार की हिसाब चला था, इस बार सीएससी कानपुर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना सीएससी कानपुर रहेगा क्योंकि भाई इस बार कानपुर करा रहा है। ये देखिए ध्यान रखिएगा हमेशा जो है यही होगा कि जो यूनिवर्सिटी जो है एग्जाम को हेल्ड कराएगी, मतलब इस बार जो है सीएससी करा रही है, पिछली बार जो अयोध्या ने कराया था इसी अनुसार चल रहा है। मतलब अगली बार जो है अगर बांदा कराएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, बांदा जाके मतलब रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। ठीक है, मतलब जो यूनिवर्सिटी जो है हेड मतलब करेगी एग्जाम को उस वो जो है वहाँ पर जो है आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, प्रवेश के समय संबंधित विश्वविद्यालय में अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्र जांच कर ही मतलब जैसे कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जब चेक किए जाएंगे उसके बाद ही आपको जो है वहाँ पर एंट्री दी जाएगी, उससे पहले जो कोई भी एंट्री आपको नहीं दी, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगर जो है अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग के अगले चरण में सहभागी होना चाहते हैं तो वह अपनी सहमति संबंधित विश्वविद्यालय में प्रस्तुति कर सकते हैं। ठीक है, जिसके मतलब अगर आप आगे भाई यहाँ पर शामिल होना चाह रहे हैं तो भाई अगले जो है आप 500 रुपये पे कीजिए, अगली जो स्टेप है उसके लिए आप शामिल हो सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सभी पाठ्यक्रमों में द्वितीय एवं तृतीय चरण की ऑफलाइन काउंसलिंग हुई, देखिए ऑफलाइन काउंसलिंग जो आपको कॉलेज पर जाके करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑफलाइन काउंसलिंग के जो आपको कहाँ पे संपर्क करना पड़ेगा भाई, आपको जो है सीएस से इस बार संपर्क करना पड़ेगा, मतलब कि जो आपकी यूनिवर्सिटी जो हेल्ड कर रही है, जो हेड है उस यूनिवर्सिटी पे जो है आपको संपर्क करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, हेड का मतलब है जो कोई इस बार जो है सीएस से करा रही है एग्जाम तो भाई आपको सीएस से संपर्क करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना है भाई ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आपको संपर्क सबसे पहले कहाँ करना पड़ेगा, आपको सीएससी में संपर्क करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, सभी पाठ्यक्रम में द्वितीय, देखिए मतलब आप एमएससी हैं, पीएचडी हैं, बीवीएस यहाँ पे जो है एमबीए हैं, कोई भी है आप उससे ना मतलब है, सब आपको सीएससी में मिलना पड़ेगा आखिर। ठीक है, क्योंकि इस बार सीएससी एग्जाम करा रही है, अगली बार जब कोई दूसरी कराएगी दूसरी जगह आपको जाना पड़ेगा, सिस्टम यही चलता है, जहाँ पे जो हेल्ड कराएगी उसी के अनुसार आपको जाना पड़ेगा। इसके लिए अभ्यर्थी की वेबसाइट पर जाकर काउंसलिंग, देखिए अब जो ऑफलाइन वाले उनके लिए समस्या क्या आएगी, देखिए ऑफलाइन में अगर आप ऑफलाइन काउंसलिंग मतलब आपकी फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हुआ, ठीक है, तो आपको देखिए इसके लिए अभ्यर्थी को वेबसाइट पर जाकर काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। एक आपको एक फॉर्मेट रूप में मिलेगा, मतलब ठीक है एक फॉर्मेट के रूप में मिलेगा, उसको जो है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ताकि जो है काउंसलिंग लेटर उसको भर जाता है, ताकि जब आप वहाँ पे जाओ तो उसको ऑफलाइन आपसे भरवा जाएगा, आपको अपनी पेन से उसको भरना पड़ेगा। ठीक है, उसको काउंसलिंग लेटर के रूप में जो है जाना जाएगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा, देखिए आपको जो है डीडी नहीं बनवाना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे आपको भी डीडी बनवाना पड़ेगा। ये देखिए रजिस्ट्रेशन जो है पिछली बार था, लेकिन आपको भी डीडी बनना, सभी लोग को डीडी इस बार बनवाना है। इस बार जो है सीएससी ने भाई डीडी मांगा है, जो डिमांड ड्राफ्ट है उसको जो है यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, अभ्यर्थी संबंधित तिथि एवं समय का अवलोकन वेबसाइट पर करता, मतलब जैसे कि आपको जो कब सीटें मतलब आवंटित की जाएंगी, क्या क्या सारी चीज़ें हैं, आप उसको जो वेबसाइट पर चेक करते रहिएगा। इस संबंध में डाक द्वारा कोई, देखिए मतलब कुछ लोग को रहता है उम्मीद भाई कि डाक द्वारा आएगा, लेकिन इसमें जो है कुछ भी डाक के द्वारा नहीं, सब चीज़ें ऑनलाइन होंगी आपके, लेकिन काउंसलिंग जो है ऑफलाइन होगी, उसको कॉलेज पर जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए नीचे कुछ चीज़ें दी हुई भाई, यदि अभ्यर्थी की सीट अपग्रेड होती है, देखिए सीट अपग्रेड का मतलब क्या होता है, सीट अपग्रेड को पहले समझ लेते हैं। सीट अपग्रेड का मतलब भाई रहेगा कि मतलब जैसे कि आप जो है फर्स्ट काउंसलिंग कराए,
और फर्स्ट काउंसलिंग में जो है आपको हुआ क्या कि मतलब आपकी मनपसंद सीट नहीं मिली, मतलब जैसे कि आप लेना चाह रहे थे एग्रीकल्चर और आपको मिल गई हार्टिकल्चर, तो भाई आप जो है नाराज़ हैं। तो भाई आपको क्या करना है ना, मतलब जैसे कि वो जो आपने लिया था उसके लिए जो है उसके बाद आप सेकंड काउंसलिंग के लिए आपको जो है अप्लाई कर सकते हैं। 500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, सेकंड काउंसलिंग के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आप जो है केवल एक बार अपग्रेडेशन कर सकते हैं। ये नहीं कि मतलब सेकंड में भी नहीं मिला तो आप थर्ड बार कर ले, नहीं, थर्ड में भी कर लेना, नहीं ऐसा नहीं भाई, आप केवल एक बार कर सकते हैं। अपग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने सब्जेक्ट को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, आपके मनपसंद सब्जेक्ट ना मिलने की वजह से जो है ये सिस्टम होता है कि भाई आप जो है सेकंड काउंसलिंग में जो है ये सिस्टम लगा सकते हैं कि आप जो है वहाँ पर चीज़ों को अपग्रेड कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई उसके लिए जो आप देखिए आपको सबसे पहले मौका दीजिए, क्योंकि आप जो है आपके मार्क्स जो हैं जो बचे हुए छात्र हैं उनसे ज़्यादा रहेंगे, तो आपको जो है सबसे पहले मार्क्स दिए, मतलब जैसे आपको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी जो बाकी बचे हुए छात्र हैं, मतलब सबसे पहले आपको बांटा जाएगा कि भाई इस लड़के को भाई उठा के दो एग्रीकल्चर, या काहे लेट के इसको काहे नहीं दी। तो सारी चीज़ें इस प्रकार से रहेंगी, इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए यदि अभ्यर्थी प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग के पश्चात पेमेंट सीट पर प्रवेश कर लेता है, ठीक है, पेमेंट सीट मतलब जो पेड सीट है उस पर, और द्वितीय काउंसलिंग में अपग्रेड होकर उसे फ्री सीट मिले, जैसे मतलब आपने अगर पहले में जो है पेड सीट आपको मिल गई, ठीक है, आपने पहले में जो है पेड सीट ले लिया। देखिए अब एक चीज़ पेड सीट वाला भी है, मैं लास्ट में डिस्कस कर ले रहा हूँ, ठीक है। पेड सीट अगर मिल गई तो भाई उसको जो है द्वितीय काउंसलिंग जब उसको फ्री सीट मिलेगी, तो भाई क्या होगा, जो पेमेंट सीट रहेगी मतलब उसका जो है आपको 50% रुपये राशि आपकी वापस हो जाएगी, मतलब 50% अमाउंट जो आपका रिटर्न हो जाए, मतलब 1 लाख रुपये जमा कर 50,000 रिटर्न हो जाएगा, 50,000 रिटर्न नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अभ्यर्थी की अपग्रेडेशन का मौका केवल एक बार दिया जाएगा। किसी भी पाठ्यक्रम में पेड सीट पर प्रवेशित प्रथम अभ्यर्थी के रैंक के नीचे वाले अभ्यर्थी को किसी भी दशा में फ्री सीट पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और यदि फ्री सीट रिक्त होती है तो उसे पेड सीट में परिवर्तित करके भरा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, प्रथम अभ्यर्थी के रैंक के नीचे वाले अभ्यर्थी को किसी भी दशा में सीट पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। देखिए मतलब बात ये होती है कि भाई जैसे कि आपकी जो है रैंक भाई यहाँ पे है 200, यहाँ पे 210 है, ठीक है, तो आपको भाई यहाँ पे नीचे जो होंगे 210 के बाद जो है 212, 213, मतलब इनको जो है पहले सीट नहीं दी जाएगी, पहले आपके जो है आगे वालों को सीट दी जाएगी। उसके बाद जब यहाँ तक आप भर जाएगी या तो कोई नहीं लेगा, उसके बाद तब 211, 212 इस प्रकार से नंबर पीछे लगता हुआ चला जाएगा। अगर इतने में भी भर जाएगा तो भाई यहाँ पर कहाँ पहुँचेगी, ये चीज़ होती है, मतलब 200 के अंदर ही जब भर जाएगी सीट तो इसके पीछे वालों को नहीं दी जाएगी, पेड सीट ही होता है सिस्टम, ठीक है। अगर जैसे मतलब कुछ लोग रहते हैं भाई हमें पेड सीट ही लेनी, लेकिन हमें जो है मनपसंद सब्जेक्ट लेना है, तो भाई वो जो है उसी समय कर लेंगे। सभी चीज़ें जो है आपकी वहाँ पे व्यवस्थित रहेंगी, सब चीज़ें वहाँ पे मतलब आपको सभी सुविधाएं वहाँ पे मिल जाएंगी। और कोई समस्या है तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, सभी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जो है आपको मैं वहाँ पे बता दूँगा। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।